गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब लोग को तो पता ही होगा कि 66वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन निकल गया है और वह 28/9 से उसका ऑनलाइन अप्लाई आरंभ हो जाएगा। अतः आशा करते हैं कि सब लोग जल्द से जल्द उसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और सीट इस बार कम है, मात्र 522 सीट। कितना है? 522 सीट। लेकिन आपको चाहिए कितना? सिर्फ एक ही चाहिए। और प्री में उसका लगभग 10 गुना, 522 है तो लगभग 5200, ये कहें तो कुछ थोड़ा ही अधिक ही करता है, तो लगभग मैक्सिमम 5500 लोग प्री में सेलेक्ट होंगे। और उसके बाद इसी तरह से फिर मेन में उसमें से लगभग 10 में से 7 छट जाएंगे और 3 बचेंगे और आगे वो इंटरव्यू में छटते हैं। तो हम लोग को अभी पहला लक्ष्य क्या है? प्री होना है। प्री कब होगा? तो उसका भी डेट निकाल दिया है, 27 को उसका प्री का एग्ज़ाम होगा। और इसमें कितने लोग भरेंगे? तो इस बार भी लगभग 3 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे। बहुत सारे लोग अप्लाई कर देंगे, पैसा ना देंगे, और एग्ज़ाम देने जाके लगभग 2.5 लाख या 2 लाख के करीब लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं। और उसमें से मैक्स भाई 5000 सेलेक्ट होंगे, बाकी सब बाहर हो जाएंगे। तो वैसे क्या बात है कि अधिकतर लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं, बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़ नहीं पाते हैं मन से। यानी कि अप्लाई कर दिए, अब बस गए एग्ज़ाम देने, पढ़ने के समय ध्यान कहीं और था, और बाद में कहेंगे कि एग्ज़ाम में कुछ और आ गया। तो यह होता है। और फिर अगर सोचिएगा कि उसका कट ऑफ मार्क्स कितना रहता है, 96 रहेगा, 97 रहेगा या 98 रहेगा, इसी के हेर फेर में रहेगा। और सोचिएगा कि हम 96, 97, 98 सही कर लेते हैं और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा भी बात नहीं है। क्योंकि वह कट ऑफ क्यों नहीं बढ़ने देता है? क्योंकि वह कट ऑफ नहीं बढ़ने देने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेन कारण तो यह है कि इस बार भी कट ऑफ क्यों ना बढ़ा, क्योंकि वह अच्छे से अच्छे जो क्वेश्चन होते हैं 3-4, उसका भी सही उत्तर को गलत उत्तर कर देता है, और जिससे कट ऑफ ही गया। सारे लोग तो अच्छे जो क्वेश्चन उसका सही आंसर देंगे और उसका वो कहेगा भाई इसका कुछ और आंसर होगा, अतः आपका गलत हो गया। इसलिए अगर 96 और कट ऑफ है तो आपको क्या करना होगा? कम से कम 100 प्लस सही क्वेश्चन बनाने हैं, तभी जाकर आप सेफ माने जाओगे। नहीं तो बाद में केस करते रहो और कहते रहो कि ये बगली हुआ है, वो बगली हुआ है, कुछ होने वाला नहीं है। तो इन्हीं सब बातों के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे। प्राचीन इतिहास, फिर आधुनिक भारत, प्राचीन इतिहास, फिर मध्यकाल और आधुनिक भारत। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, और जो 27-12 है उससे पहले तक हम लोगों का सब्जेक्ट फिनिश हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एंड आंसर के माध्यम से होगा, यानी क्वेश्चन होगा और उसका नीचे जो एक्सप्लेनेशन होगा उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। और 100% गारंटी के साथ कि अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ज़रूर पास कर जाइएगा। पहले प्री क्लियर कीजिएगा, उसके बाद ही ना आगे कुछ होगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी कैसी? बताइए। क्या आज की तरह उन लोगों के मध्य छुआछूत था, भेदभाव था, ऊंच नीच था, या एकदम बराबर था, सब के सब समान थे? यानी देखिए, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित था, या वर्ण व्यवस्था आधारित, या जाति आधारित? गेस कीजिए। या बीपीएससी का स्पेशल पहचान ई रहेगा, उसमें लिखेगा इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक है। और ये जो यह क्वेश्चन होता है यही सबसे डाउटफुल होगा, और यही कट ऑफ मार्क्स को नीचे धकेल देता है। तो प्रागैतिहासिक काल, इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है? प्रायः 3 कालखंड में। एक वैसे काल जिसके सिर्फ और सिर्फ अवशेष मिलते हैं, वे पुरातात्विक अवशेष होंगे, उसका कोई लिपि नहीं है, यानी उसको उन लोगों को लिपि लिखने का ज्ञान ही नहीं था, जैसे कि भीमबेटका या जो प्रागैतिहासिक काल के जो हथियार होंगे, औजार है, हड्डियों से बने हुए या मृदभांड है, उन सब के आधार या उनका पेंटिंग है, उन सब के आधार पर कहा जाता है कि चलो भाई यह एक काल हो गया। दूसरा काल होता है अर्ध ऐतिहासिक, मतलब वे लोग लिखे हुए हैं, लेकिन जिसको आज की जो जनता है, आज के जो लोग हैं, वो उसको समझ नहीं पाए, नहीं पढ़ पाए हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि इसका लिपि मिलता है लेकिन कोई इसको पढ़ ना पाया। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, यानी उसके लिखे हुए साक्ष्य मौजूद हैं और उसको हम लोग आज समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, इसलिए वह ऐतिहासिक काल है। सिंपल इतना ही याद कीजिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है। तो प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हम लोग जानते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था तो सबसे पहली बार उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में, यानी 1 से 9वें मंडल तक तो
वर्ण व्यवस्था का नाम ही न था, मतलब उससे पहले क्या रहा होगा, सब लोग बराबर रहे होंगे। और हड़प्पा घाटी व्यवस्था या जो हम लोग ऋग्वैदिक काल समझते हैं उसमें क्या है कि नारियों की स्थिति अच्छी थी, और हड़प्पा घाटी तो वह मातृसत्तात्मक ही तो हम लोग जानते ही हैं। इसमें क्या क्या आंसर होगा, उचित समतावादी, यानी सब लोग बराबर से समान थे। देखिए सामाजिक पद्धति उचित समतावादी और उस समय का कोई भी वर्ग संघर्ष का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा के बारे में कौन सी उक्ति सही है। उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। गेस कीजिए। पहला देखिए अश्वमेध की जानकारी, जब आप महाभारत देखे होइएगा तो उसमें अश्वमेध यज्ञ होगा, फिर चाहे बात के जो राजाओं होंगे, यानी जो अश्वमेध यज्ञ यह लेटर जो वैदिक मतलब कि ऋग्वैदिक काल है उसी समय शुरू हो चुका था, लेकिन यह पराकाष्ठा पर कब आया, तो उत्तर वैदिक काल पर, यानी आर्यों की का ही यह मतलब कि घोड़ा का इस्तेमाल कौन करता था, आर्य लोग, और अश्वमेध यज्ञ घोड़ा से संबंधित है, इसलिए यह गलत हो गया, यानी हड़प्पा से नहीं, यह तो वैदिक एज से संबंधित है। दूसरा, गाय उनके लिए पवित्र थी, गाय को गोविष्ठ कहा गया है, किसमें, वेदों में, यानी ऋग्वेद में गाय को सबसे पवित्र माना गया है, अतः गाय उनके लिए तो आर्यों के लिए पवित्र थी। सिंधु घाटी सभ्यता में गाय से संबंधित कोई मुहर मिला ही नहीं। हाँ, सांडों से संबंधित मुहर है लेकिन गाय का नहीं है। यहाँ देखिए उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं भाई, वो स्थिर थी तब ना उनका इतना विकास हुआ था, तो यह भी गलत। उन्होंने पशुपति सम्मान करना आरंभ किया था, यह बात सही है। एक मुहर मिला है, उसमें क्या है, जो आज के भगवान शिव हैं, कहा जाता है कि वे आदि शिव का जो पशुपति जो मूर्ति है वह वहीं से उसको डिराइव किया गया है। वो शिव भगवान हैं जिनको इस तरह से सिंह है, उसके अगल बगल में भैंसा, बाघ, गेंडा, हिरण आदि सब बैठा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, साथ ही पशुपति की उपासना भी करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित त्रिमुखी पुरुष को मार्शल ने क्या कहा, ऐतिहासिक काल के शिव का पराक रूप कहा। इनको कहा जाता है प्रोटो शिवा। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। सिंधु घाटी जो सभ्यता है यह अपने घर, गृह निर्माण, नगर पद्धति और जो ड्रेनेज सिस्टम प्रणाली है इन सब के लिए प्रसिद्ध थी, क्योंकि वैसा आज तक भी न हो पाया है। तो सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते, उस समय पक्की ईंट का इस्तेमाल किया जाता था, जितने भी घर थे वे पक्की ईंट के बने थे, तो इसका आंसर ईंट का था, पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। चौथा देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी क्या आज की तरह तंग थी, नहीं, उस समय की जो गलियां थी वो इस तरह से सब के सब समकोण पर मिलते थे, वह एक ग्रिड पैटर्न पर था, यानी कि एकदम उचित जो शहर कहा जाए उस समय का जो विकास हुआ था एकदम आइडियल शहर था सिंधु घाटी सभ्यता का शहर, यानी वह चौड़ी और सीधी थी और प्रत्येक सड़क दूसरे सड़क को 90 डिग्री पर क्रॉस करता था, इसी को कहते हैं ग्रिड पैटर्न, और वो चौड़ी भी थी। तो और सड़कें देखिए उसका आकार, सड़कें पूर्व से पश्चिम यानी पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण दिशा में सब एकदम 90 डिग्री पर ही क्रॉस एक दूसरे को करता था। हड़प्पा के निवासी थे, बताइए हड़प्पा के निवासी क्या थे, वे ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर थे या जनजातीय थे। तो ग्रामीण, जनजातीय यायावर, तो मानव पहले घुमंतु था, ये तो हर कोई जानता है, लेकिन उसके बाद में भी जब आर्य आएंगे तो आर्य से संबंधित ये सारे शब्द हैं। लेकिन हड़प्पा क्या था, तो यह मुख्य रूप से शहरी सभ्यता था, इसको कहा जाता है दुनिया का प्रथम नगरीय क्रांति। तो यह एक नगरीय सभ्यता थी और यह इसका मुख्य आधार कृषि था, लेकिन यह व्यापार पर आधारित सभ्यता था और जिसका व्यापार दूर दराज के देशों तक होता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी तट पर पाए जाते हैं, ये बार बार एग्जामिनरों का फेवरेट है। तो मोहनजोदड़ो तो यह सिंधु नदी के तट पर है और हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। आज जान लेते हैं कितने सारे शहर हैं और उनके नदियों का नाम। हड़प्पा कैसा था, यह त्रिभुजाकार हड़प्पा का विस्तार हुआ था और यह कहाँ से कहाँ तक इसका विस्तार है, तो उत्तर में कश्मीर में मांडा जिले तक, दक्षिण में दायमाबाद यानी इमामगांव क्या कहेंगे उसको हम लोग, महाराष्ट्र तक,
पश्चिम में अफगानिस्तान में सूज़-कांगेडोर तक इसका विस्तार था। पूरब में मेरठ यानी हिंडन नदी के किनारे तक इसका विस्तार क्षेत्र, उसका नाम है आलमगीरपुर। क्लियर। या और लगभग इसका क्षेत्रफल 13,99,000 किलोमीटर में विस्तृत था और जिसमें बहुत से शहर थे जैसे। और जो नदी यहाँ देखिए, यह नदी है और यह स्थल है। रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल था, हड़प्पा शहर। सिंधु के किनारे एक यहाँ देखिए मोहनजोदड़ो और चन्हुदड़ो, ये दो शहर दोनों सिंधु के किनारे थे। दास्क के किनारे सूज़-कांगेडोर जो शहर था वह दास्क के किनारे बसा था। और सूज़-कांगेडोर कहाँ है, तो यह बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। हिंडन में है यह आलमगीरपुर। हिंडन आलमगीरपुर यानी यह मेरठ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश। सतलज नदी के किनारे रोपर स्थित, यह पंजाब में है। मादर नदी के किनारे रंगपुर, यह गुजरात में का स्थित शहर था। घग्गर नदी के किनारे कालीबंगा, घग्गर के किनारे कालीबंगा। सिंधु नदी के किनारे कोटदीजी, यह भी बलूचिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर है। भोगवा नदी के किनारे क्या क्या था, लोथल जो एक पोर्ट है। प्रभास पाटन, देसलपुर, ये सब गुजरात के शहर हैं। और सुरकोटदा तो यह बलूचिस्तान का है, यह भोगवा नदी के किनारे नहीं है, यानी कि इसके आसपास नदी न रहा होगा। और बनवाली, यह भी शहर है। और अरब सागर के किनारे तो बालाकोट और धौलावीरा। तो धौलावीरा कहाँ है, तो यह गुजरात में है। और बालाकोट, यह वह बालाकोट नहीं है जहाँ भारतीय एयरफोर्स ने बम्बारिंग किया था पाकिस्तान में। यह बालाकोट जो ग्वादर फोर्ट है उसके पास का बालाकोट है। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, यानी हड़प्पावासी का नाम किस चीज़ के उत्पादन के साथ जोड़ता है, जो सबसे पहले इन लोगों ने ही उत्पादन शुरू किया था। तो नाम क्या था, याद कीजिए, यह था कपास। यानी भारत को क्या माना जाता है कि भारत को कपास का जो प्रारंभिक उत्पादक देश किसको, तो भारत को ही माना जाता है। कपास का संबंध हड़प्पा से माना जाता है। इसी कारण सिंधु सभ्यता को सिंडन कहते हैं। कौन, तो यूनानी लोग। सिंधु सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास का द्योतक निम्न में से कौन से हैं, यानी आर्थिक और व्यापारिक जो विकास था उस समय तत्कालीन, उसका जो स्रोत है किसको देखकर कह सकते हैं उस समय आर्थिक और व्यापारिक विकास हुआ था। मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें, मकान। उसका परफेक्ट आंसर क्या होगा, मुद्राएं। लेकिन बीपीएससी में अगर ई हो जाए तो क्या होगा, इसका ई आंसर मानेगा। क्यों, क्योंकि वो कहेगा भाई मुद्रा भी आवश्यक है, नाव भी आवश्यक है। अगर पैसा था तब लोग घर बनाए हुए थे। यह एक व्यापार पर आधारित सभ्यता थी जिसके साक्ष्य बहुत सारे मिट्टी के मुहरे, एक रूप लिपि और मानकीकृत मापतौल प्रणाली का अस्तित्व से होता है। यातायात के लिए नावें और बैलगाड़ी का साक्ष्य साथ ही साथ बहुत से हड़प्पाई मोहरों का मेसोपोटामिया के खुदाई से मिलना, जिसमें मुद्राएं मिला है, इससे क्या साबित होता है कि यह एक व्यापारिक सभ्यता थी। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की थी, तो बताइए। तो हड़प्पा की सभ्यता यह कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि इस समय लोहे का साक्ष्य न मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, गेस कीजिए। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी यह मुख्य रूप से कृषि पर आश्रित थी, लेकिन कृषि सरप्लस था, यानी कृषि का जो उत्पादन था वह अधिक होता था, इसलिए इसको बेचने की आवश्यकता पड़ी और जिस कारण व्यापार का विकास हुआ। यानी कृषि के अधिक उत्पादन के कारण व्यापार का विकास हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, इसकी लिपि को आज तक पढ़ा ना जा सका। इसको कुछ लोग कहते हैं कि यह चित्रात्मक लिपि है, तो कुछ लोग इसको कुछ और कहते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अज्ञात। लिपि तो उपलब्ध है लेकिन आज तक नहीं पढ़ा जा सका। सेल खड़ी की आयताकार मुहरों, तांबे की गुटकाओं आदि पर जो उस समय के लेख हैं वे लिखे हुए मिलते हैं। बिना दुर्ग का एकमात्र नगर कौन था, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी एक विशेषता थी और शहर है, तो शहर में पहले एक बहुत बड़ा सिटीडेल होगा, दुर्ग होगा, और वहाँ पर कहा जाता है कि बड़ी बड़ी इमारतें, यानी कि उसमें प्रशासक वर्ग, शासक वर्ग कहिए या राजा जो कर सकते हैं वो रहता था। और साथ में एक निचला शहर होता था, वो बहुत उससे बड़ा था, और वह क्या होगा, सामान्य आम आदमियों के लिए। और शहर क्या होगा, शहर फोर्टिफाइड शहर था। लेकिन एक शहर था जिसमें जो यह सिटीडेल था यह न था, यानी यह दुर्ग नहीं था, मतलब कि वो शहर एकदम
बराबर प्लेन था। तो ऐसा कहाँ हो सकता है? जो औद्योगिक शहर हो, जो शहर पर्यटन के लिए विकसित रहा हो, जो जहाँ लोग ऐश मौज करने जाते रहे होंगे, तो कौन था? वही चन्हुद्रो। यह सिंधु नदी के किनारे यह भी स्थित था। चन्हुद्रो से बड़ी मात्रा में प्रसाधन सामग्री मिलती है। यह एक औद्योगिक नगर था। मैके ने यहाँ से मनके बनाने का कारखाना ढूंढा था। भारत में खोजा गया पहला पुराना शहर कौन था? सबसे पहली बार किसका खोज हुआ था? तो हड़प्पा का, इसलिए इसी का नाम हड़प्पा घाटी सभ्यता रख दिया गया था, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की ही खुदाई हुई थी। और यहाँ देख लीजिए कुछ खोजकर्ताओं के नाम हैं। यह शहर है, खोजकर्ता का नाम है और समय है। देख लेते हैं। हड़प्पा शहर, इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। हड़प्पा दयाराम साहनी। कब की बात है? 1921 की। मोहनजोदड़ो, इसके खोजकर्ता हैं राखल दास बनर्जी, और खोज कब हुआ? 1922 में। आमरी, याद कीजिए आमरी, यह इसके खोजकर्ता थे एनजी मजूमदार। आमरी के खोजकर्ता एनजी मजूमदार, यह 1929 की बात है। सूत कांगेडोर यानी अफगानिस्तान, और इसके खोजकर्ता सर ओरेल एस्टीन 1927 में। और आगे देखिए आलमगीरपुर यानी मेरठ की बात हो रही है, तो इसके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1952-53। रोपर पंजाब में, इनके खोजकर्ता थे बीबी लाल, और इसका भी खोज 1950-55 में हुआ। ऐसा ना पूछेगा। कालीबंगा कहाँ है? तो बनावली हरियाणा में है, और कालीबंगा तो यह गुजरात में है। तो कालीबंगा के खोजकर्ता डॉक्टर ए घोष, और इसकी खोज 1953 में की गई थी। रंगपुर, इसका खोज कब हुआ? माधव स्वरूप वत्स इसके खोजकर्ता हैं, और यह भी 1953 में इसका भी खोज हुआ था। कोटदिज्जी, इसके खोजकर्ता हैं एफ ए खान, यह बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान में है आज का, और इसका भी खोज 1953 में हुआ था। फिर लोथल, तो लोथल से नाम दो व्यक्तियों का जुड़ता है, एक है एस.आर. राव और दूसरा है माधव स्वरूप वत्स, और यह इसका खोज कब हुआ? 1955 से 63 के मध्य। देसलपुर, इनके खोजकर्ता हैं के.वी. दु सौंदरानन, याद कीजिए के.वी. सौंदरराजन। और सुरकोटदा से संबंध रखता है क्या है? तो सुरकोटदा से संबंध है जेपी जोशी। बनवाली, तो बनवाली के खोजकर्ता हैं, यानी बनवाली जो शहर है इसके खोजकर्ता, तो उनका नाम है डॉक्टर R.S. बिष्ट, और यह घटना है 1973 की। बालाकोट बलूचिस्तान में, तो बालाकोट का जो स्थल है पुरातात्विक स्थल, इसके खोजकर्ता थे डॉक्टर जॉर्ज एफ डेल्स। और धौलागिरा, सबसे अच्छा जल प्रबंधन अगर कोई व्यवस्था था तो यहीं का था। इसके खोजकर्ता हैं डॉक्टर R.S. बिष्ट। 1990-91 की यह घटना है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था वह उसका क्या था? तो यह कोठार था, यानी धान्यागार था, यानी स्टोर रूम, मतलब कि यहाँ गोदाम था। यहाँ पर जो फूड ग्रेन्स था उसका स्टोर किया जाता रहा होगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे हम लोग कि हड़प्पा के शहर और वहाँ से प्राप्त होने वाले जो पदार्थ कहें या जो वहाँ से प्राप्त होने वाले प्रतीक, जैसे हड़प्पा से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह मिला। कहाँ से? हड़प्पा से। लोथल से, तो यहाँ से मिट्टी से निर्मित घोड़े की प्रतिमा मिली है। कहाँ से? लोथल से। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त हुआ। हवन कुंड, यह भी लोथल एवं कालीबंगा। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल एवं रंगपुर से, और हवन कुंड का साक्ष्य कहाँ मिला? लोथल एवं कालीबंगा से। युग्म समाधि, यानी दो व्यक्तियों की समाधि, मतलब कि वहाँ पर सती प्रथा था, यानी सती प्रथा थी, मतलब कहाँ मिला? तो यह युग्म समाधि लोथल एवं कालीबंगा से ही मिला है। चांदी का मुकुट मिला है। कहाँ से? कुणाल से। हड़प्पा में शवों को दफनाने, मैंने हड़प्पा में शवों को क्या किया जाता था? दफना दिया जाता था, और मोहनजोदड़ो में जलाने की प्रथा थी। बंदरगाह के साक्ष्य मिला है दो जगह से, लोथल और सुरकोतदा। तराजू मिला है लोथल से। हड़प्पा से तांबे की एक एक्का गाड़ी, यानी खिलौना मिला है, बैलगाड़ी कही इसको। और हड़प्पा से और भी क्या मिला? तो मुद्रा पर गरुड़ का अंकन मिला है। हड़प्पा से ही दर्पण का साक्ष्य मिला है। विशाल अन्नागार, यह मोहनजोदड़ो में पाया गया। सूती कपड़े का साक्ष्य, यह कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो से। दाढ़ी वाले बाबा जो नर्तकी की मूर्ति है
वो सब कहाँ से मिला? तो सब के सब मोहनजोदड़ो से मिला। कांसे की नर्तकी मोहनजोदड़ो से। ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य किसके? तो ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य कालीबंगा से। घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य ऊँट कहाँ से? कालीबंगा से, गुजरात। और घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य तो सुरकोटदा, घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य सुरकोटदा। दवात व मनके बनाने के कारखाने तो कहाँ से मिला? चन्हू दुर्रो से मिला है। आगे बढ़ते हैं। पुरालेख विद्या का अभिप्राय क्या है? बताइए। पुरालेख मतलब सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? न्यूस्मेटिक्स। शिलालेखों का अध्ययन यानी इपिग्राफी, इसको क्या कहेंगे? पुरालेख विद्या का अध्ययन। अपवाह तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्नलिखित में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? अपवाह तंत्र मतलब क्या? ड्रेनेज सिस्टम, मतलब कि जल व्यवस्था को सुदृढ़ किया हो, सिंचाई के लिए नहरें बनाए होंगे लोग, तो इसका सबसे पहले इस्तेमाल तो कहाँ? तो ऐसी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही किया था। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? बताइए। तो यह खोज आपको कहाँ मिलेगा? जहाँ पर पोर्ट होगा या जहाँ पर राजधानी होगा। तो इसका आंसर तो क्या होगा? ई होगा। यहाँ देखिए, माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। लोथल से हाथी दांत का माप मिला, यानी कि जो माप था वह हाथी दांत के बनाए जाते थे। माप तौल से संबंधित साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल से प्राप्त हुए हैं। खुदाई से 16 गुणकों के बाट प्राप्त हुए, यानी कि जो भी बाट है वह 16 के रूप में डिवाइड, जैसे कि 16, 64, 160, 320, 640 आदि। सब में तो जीरो है, मतलब कि वे लोग जीरो जानते थे। सैंधव सभ्यता के लोग दशमलव प्रणाली पर आधारित बाटों का प्रयोग करते थे। किसको? तो दशमलव प्रणाली पर स्थित बाटों का प्रयोग करते थे। निम्न में से किस द्रव का प्रयोग यानी मैटर यानी पदार्थ, द्रव मतलब क्या होगा? धातु का प्रयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं में मुख्य रूप से किया गया है? बताइए। सबसे अधिक जो मुद्रा बना है वह किसका बना है? टेराकोटा, कांसा, तांबा, लोहा। लोहा को तो लोग जानते नहीं थे, लोहा को कौन लाएंगे? तो आर्य आएंगे तो लोहा लाएंगे। सबसे अधिक जो मुद्रा मिला है किसका मिला है? तो टेराकोटा का, यानी धातु नहीं कहेंगे उसको, पदार्थ कहेंगे। यहाँ देखिए, मुख्य रूप से सेल खड़ी का प्रयोग किया जाता था मुद्रा बनाने में, और इसके अतिरिक्त मिट्टी, चौट, गोमेद आदि का निर्माण हुआ है। और मिट्टी से बनी आकृतियों को टेराकोटा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टेराकोटा। 19 नंबर, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? जैसे हम लोग जानते हैं कि चोलों का संबंध किससे है? नटराज की मूर्ति से है। तो और पाल वंश का संबंध है तो बुद्ध की मूर्तियों से है। तो इसी तरह से सिंधु घाटी की जो प्रमुख रचना है, जो मूर्ति, वह किसके लिए फेमस है? तो उसका नाम है नृत्य करती हुई एक गर्ल का जो पिक्चर नहीं, कांसे की मूर्ति है, वह यूनिक है। देवी माता की पूजा संबंधित है। तो देवी माता की पूजा का संबंध किससे है? तो हड़प्पावासी से है। और इसी के आधार पर अंदाज लगाया जाता है कि जो हड़प्पा की सभ्यता थी वह मातृसत्तात्मक थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता से। यहाँ पर बहुत अधिक पैमाने पर स्त्री मृण मूर्तियाँ अधिक मिलने से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। आज हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो लगभग कहने के लिए तो ये 20 ही क्वेश्चन है, लेकिन जिसका एक्सप्लेनेशन देखे हैं यह तो आप भी बता सकते हो कि कितना लाभदायक है। और एक और पार्ट आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का, उसके बाद यह खत्म, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और अगर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा तभी हमारा मोटिवेशन रहेगा, तभी हम रोज़ वीडियो बनाएंगे। और नहीं करते हैं आप लोग तो हम वीडियो बनाना छोड़ देते हैं। इसलिए आशा करते हैं कि आप इसको ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइएगा। धन्यवाद।